हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज कक्षा 12 गणित का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इसके जो सूत्र हैं, हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, और सूत्र देखेंगे और कुछ उदाहरण हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको पढ़नी है वो आपको पढ़नी है संबंध के बारे में। उसके बाद जो हमको एक और चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है फलन के बारे में। तो जो शुरुआत की एक्सरसाइज है 1.1 1.2 उस पर बेसिकली आपको संबंध के बारे में पढ़ना है। तो संबंध के बारे में तीन चीज़ें या तीन जो इसके सूत्र हैं, जिसको आप कह सकते हैं, तीन चीज़ें इसमें हमको पढ़नी है। एक होता है स्वतुल्य, एक होता है सममित, और एक होता है संक्रामक। तो हमको तीन संबंधों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला स्वतुल्य, दूसरा सममित और तीसरा संक्रामक। और एक होता है इसमें रिक्त संबंध। ठीक है, तो इतनी के बारे में हमको पढ़ना है। और ये क्या होते हैं अभी मैं धीरे धीरे, आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। जो हमको सबसे पहली परिभाषा इसमें की है वो देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो संबंध है, रिक्त संबंध। तो इसकी परिभाषा देखिए एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, बट कई जगह पर आपको परिभाषा इसकी बहुत बड़ी दिख जाएगी, बट यहाँ पर छोटे शब्दों में लिखी है जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। इसमें जो लिखा है वो लिखा है कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित ना हो। यानी समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित ना हो, यानी कि कोई ऐसा संबंध हो जिससे आप संबंध निकालें उसमें कोई संबंध ना निकले। क्या होता है ये उदाहरण से देखते हैं। तो जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लिया एक संबंध ले रहे हैं और उस संबंध के अंदर 1 2 3 और 3 ही संख्या रखते हैं। और हम लोग एक संबंध बना लेते हैं कि R एक संबंध हमको दिया है। संबंध कैसा है? संबंध A, B में है। और संबंध क्या है कि A प्लस B का योग जो है 8 आएगा। तो अब देखिए ऐसा इसमें कहीं भी बन सकता है कि मतलब हम इस जो संबंध दिए हैं इसमें से कोई ऐसा संबंध बनाए जिससे A और B का योग 8 आ जाए। देखिए 1 और 2 जोड़ेंगे 3 ही रह जाएगा, 3 2 और जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6। यानी कि आप मैक्सिमम इसमें से 2 जोड़ के 6 प्राप्त कर सकते हैं, यानी 8 नहीं मिल सकता। तो ऐसा है कि इसका जो है इसमें इसके लिए कोई संबंध परिभाषित नहीं है कि ऐसा कोई संबंध हो सकता है। इसलिए इस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त संबंध। और इसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद जो और 3 परिभाषा हैं वो भी आसानी से देख लेंगे। इसके बाद 2-3 इसके उदाहरण हैं, वो भी सरल है। अगर आप उदाहरण लगा लेंगे तो एक्सरसाइज आसान है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरी परिभाषा भी। तो देखिए जो पहला संबंध है स्वतुल्य संबंध। तो इसमें जो ए है उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये चीज, ये निशान होता है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू का निशान होता है। यानी कि जो स्मॉल ए है ये कहाँ से आ रहा है या कहाँ से संबंधित है? इसके जो अवयव हैं वो ए से हैं। ठीक है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू यानी संबंधित है। इसको हिंदी में कहते हैं संबंधित है। तो स्वतुल्य के लिए एक परिभाषा है कि यदि कोई स्मॉल ए है जो कि कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए A, यानी कि स्मॉल ए वो कैपिटल आर में से बिलोंग होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्वतुल्य संबंध है। और इसका उदाहरण जो है अभी हम आपको एक साथ भी तीनों के उदाहरण बताएंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। और इसके बाद देखिए दूसरी परिभाषा जो है, और ये दूसरी परिभाषा है सममित संबंध की। इसमें लिखा हुआ है यदि स्मॉल ए एंड स्मॉल बी दोनों क्या कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे हैं, या ये दोनों जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? ये कैपिटल ए से आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि इस A, B यदि आर में से आ रहे हैं तो इसका जस्ट उल्टा क्या B, A भी आर में से आना चाहिए। यानी कि अगर कोई संबंध ऐसा है जिसमें A, B किसी से संबंधित है
तो बी कामा ए भी संबंधित होना चाहिए। तो ऐसे संबंध हो तो उसको हम लोग कहेंगे सम्मित संबंध। और तीसरा जो सबसे लास्ट संबंध है उसको कहते हैं संक्रामक संबंध। और ये संक्रामक संबंध लोगों को समझ कम आता है जहाँ तक हमें जानकारी है। तो देखिए हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप एक ही बार में इसको अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए अगर कोई 3 अवयव हैं ए बी सी और ये कैपिटल ए होगा, तो अगर ए कामा बी कामा सी कैपिटल ए से आ रहे हैं तो इसके लिए ए कामा बी अगर संबंधित हैं किसी अवयव आर से संबंध से, ए कामा बी किसी यानी कि कोई रिलेशन है ए कामा बी का और बी कामा सी का, तो ए कामा सी अगर संबंधित हैं तो उसको हम कहेंगे ये कैसा संबंध है, ये है संक्रामक संबंध। यानी कि ए कामा बी अगर आर में से आ रहे हैं और बी कामा सी भी आर में से आ रहे हैं, तो ए कामा सी अगर आर में से आ जाए तो उसको हम कहेंगे संक्रामक संबंध है। देखिए इसमें थोड़ा अलग रहता है, जैसे अभी हम कोई संबंध ढूंढे इसमें ए कामा बी मिल जाए, बी कामा सी ना मिले, तब भी हम उसको संक्रामक संबंध कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम उदाहरण से बताएंगे और जैसे जैसे आप एक्सरसाइज में सवाल लगाते जाएंगे आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा कि कहाँ पे कैसे करना है। फिलहाल अभी ये मोटी मोटी डिफिनेशन है, इसको आप अच्छे से दिमाग में याद कर लें। और इसका जो स्क्रीनशॉट है ये भी एक पीडीएफ के रूप में पूरे पेज का बनाकर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब देखते हैं ये तीनों हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं पहले एग्जाम्पल पे जो आपकी एक्सरसाइज में या आपकी बुक में दिया हुआ है। और आपकी जो किताब है उसमें जो सवाल दिया है उदाहरण नंबर 1 उसमें दिया है, सवाल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और उसमें दिया है कि मान लीजिए किसी विद्यालय के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। यानी कि हमको एक समुच्चय दिया है कि किसी बालक के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, यानी कि उसमें क्या है, सभी बालक ही बालक हैं। तो दर्शाइए कि आर जो एक संबंध है ए कामा बी में हमको क्या दर्शाना है, हमको दर्शाना ये है कि एक संबंध दिया है ए कामा बी, तो इसके लिए हमको दर्शाना है कि ए बी की बहन है, ये सवाल में दिया है। इससे जो फलन हमको प्राप्त हो रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। यानी कि हमको दिखाना है कि ये जो संबंध है वो एक रिक्त संबंध है। तो हमने रिक्त संबंध के लिए क्या बताया था आपको, उसमें बताया था कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित ना हो तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। यानी कि अब एक विद्यालय है, विद्यालय किसका है, बालकों का है, और इसमें बात किसकी कर रहे हैं, बहन की। किसी लड़के के विद्यालय में कोई लड़की पढ़ सकती है, नहीं। तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा कि किसी बालक के स्कूल में कोई लड़की नहीं हो सकती है। अतः आर जो है उस संबंध कैसा है, फाई। फाई का अर्थ होता है रिक्त संबंध है। ठीक है, तो आई होप आपको पहला ये उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो गया। ये पहला प्रश्न आपको रिक्त समुच्चय पर आधारित था। अब देखिए दूसरा उदाहरण जो आपकी बुक में दिया हुआ है, तो दूसरा उदाहरण दिया हुआ है कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है और समुच्चय में टी, यानी कि जो अवयव T1 T2 आगे दिए हुए हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, टी से। तो इसके लिए क्या दिया है, देखिए आपको जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है उसमें दिया है कि आर एक संबंध और वो भी कहाँ से कहाँ तक है, T1 और T2 में संबंध है। ठीक है, और T1 क्या है, जो T1 है वो T2 के सर्वांग सम है। ये हमको क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमको चीज़ दी हुई है कि T1 जो है वो T2 के सर्वांग सम है। तो हमको सिद्ध करना है कि
जो संबंध है वो एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए देखिए आपको एक बात नहीं बताई थी, अगर ये जो आपको दिए हुए हैं यहाँ पे स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों संबंध एक साथ जहाँ पर उपस्थित होते हैं वहाँ पर तुल्यता संबंध होता है। तो इसमें हमको जैसे तुल्यता की बात कर दी गई, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमको ये दिखाना है कि हाँ इसमें जो संबंध दिया हुआ है वो तीनों हैं, यानी कि स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। सबसे पहले देखिए स्वतुल्य प्रूफ करेंगे। तुल्य, स्वतुल्य में हमको क्या प्रूफ करना होता है? स्वतुल्य में जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि स्वतुल्य में आपको वो चीज़ दिखानी है कि कोई चीज़ है वो खुद ही के समान हो तो वो स्वतुल्य कही जाती है। अब देखिए क्या लिखा है, T1 T2 के सर्वांश। तो जो संबंध है उसमें हमको प्रूव करना है तुल्यता, और तुल्यता के लिए होता है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों सिद्ध करना है। तो देखिए T1 जो है T2 के सर्वांगसम है, तो हम कह सकते हैं कि जो कोई भी त्रिभुज होता है वो स्वयं के सर्वांगसम होता है, यानी कि T1 जो स्वतुल्य के लिए है T1 बिलोंग्स टू कैपिटल T। तो कोई भी त्रिभुज है वो स्वयं के सर्वांगसम हो सकता है, इसलिए आप इसमें साइड में चाहे तो लिख भी सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम हो सकता है। इसलिए T1 जो बिलोंग्स कर रहे हैं कहाँ से, कैपिटल T से, इसलिए ये स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब हमको अगली चीज़ प्रूफ करना है, जो अगला संबंध है वह संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे, संक्रामक के लिए हम करेंगे कि अगर T1 T2 के सर्वांगसम है, ठीक है, T1 कैसा है, T2 के सर्वांगसम है, यानी कि T1 T2 बिलोंग्स टू कैपिटल T हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर T1 T2 के सर्वांगसम है तो T2 T1 के भी तो सर्वांगसम होगा, ठीक है। अगर T1 T2 के सर्वांगसम है तो T2 T1 के सर्वांगसम होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, T2 T1 के सर्वांगसम हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संक्रामक संबंध। और अगला नहीं 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 नहीं, अरे रुक जाओ बेटा जी, ये तो सम्मित होता है, संक्रामक तो भी नीचे आएगा, अब आएगा संक्रामक। और संक्रामक में हमको क्या दिया, क्या हमको T1 जो है वो T2 के बराबर दिया हुआ है, T1 T2 के सर्वांगसम दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा कि अगर T2 T3 के सर्वांगसम हो जाए तो ये तो वही बात होगी कि अगर A B के बराबर है और B C के बराबर है तो जाहिर सी बात है कि A B C के बराबर होगा। अगर कोई त्रिभुज है T1 वो T2 के सर्वांगसम है और T2 जो है वो T1 के सर्वांगसम है, तो हम ये बात बहुत ही उससे कह सकते हैं कि जो T3 होगा, जो T1 और T3 वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तीनों संबंध आ गए, स्वतुल्य भी आ गया है, सम्मित भी आ गया और संक्रामक भी आ गया। जब तीनों संबंध एक साथ प्रकट हो जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं तुल्यता संबंध। इसलिए यहाँ पर चाहे तो आप लिख दें, यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया तुल्यता, तुल्यता संबंध। और ये उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है और इसमें आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है तथा R एक संबंध दिया है हमको, कैसा है कि L1, L2 जो बीच में दो डॉट बने हुए, बूंदियाँ लगी हुई, इसको कहते हैं सच दैट L1 L2 पर लंब है। यानी कि अभी तक इस प्रश्न में यहाँ तक कहा गया है कि L1 L2 पर लंब है। तो जो समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है उसको हमको क्या सिद्ध करना है कि R क्या है, सम्मित है। R कैसा संबंध है, R सम्मित है, किंतु ना तो यह स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो देखिए इसमें जो है आपको थ्योरिकल टाइप में कुछ आंसर लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिखना है इसमें कि L1 L2 पर लंब है, यानी कि दिया क्या है, आप लिख लेंगे ऐसे, दिया है, दिया क्या है हमको, दिया है कि L1 L2 पर लंब, यानी L1 लंब है किस पर, L2 पर, ये हमको दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि R एक सम्मित संबंध है,
यानी कि कैसा संबंध है, सम्मित। तो सम्मित के लिए आपको पता ही होगा क्या करते हैं सम्मित के लिए। सम्मित के लिए करा जाता है कि ए कामा बी यदि बिलोंग्स टू आर हैं तो हमको प्रूव करना होता है बी कामा ए कहाँ आर से बिलोंग हो जाए, तो हम कहेंगे उसको सम्मित संबंध है। तो देखिए जो संबंध है वो है L1 कामा L2, ये बिलोंग्स टू आर हैं, ठीक है। L1 L2 बिलोंग्स टू आर है, यानी कि L1 L2 पर लंब है, इसलिए L1 L2 बिलोंग्स टू आर हैं। अच्छा, अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर भी तो लंब होगा। कोई रेखा अगर दूसरी रेखा पर लंब है तो दूसरी रेखा भी तो इस रेखा पर लंब होगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा L2 जो है वो भी लंब है किस पर, L1 पर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अतः हो जाएगा L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R। जब ये दोनों चीज़ें हमको मिल गई तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः यह सम्मित संबंध है। ठीक है, तो इसमें जो पहला चीज़ हमको प्रूव करनी थी वो मिल गई। और उसके बाद हमको दिखाना है कि ना यह स्वतुल्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि L1 कामा L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि कोई भी रेखा स्वयं रेखा पर लंब नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए L1 कामा L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह कैसा है, यह स्वतुल्य नहीं है। और जो दूसरी चीज़ हमको प्रूव करनी है कि यह संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक के लिए हमको प्रूव करना होता है कि अगर L1, ठीक है, ये कैसा है, ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमको संक्रामक के लिए प्रूव करना क्या होता है। संक्रामक के लिए अगर हम मान लें कि L1 L2 पर लंब है, ठीक है, यानी कि L1 जो है L1 L2 बिलोंग्स टू R है, तथा हमको अगर दिया हुआ है कि L2 L3 पर लंब है, ठीक है, यानी L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R हैं, तब जो L1 है वो L3 पर लंब नहीं होगी, इसलिए L1 कामा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। आप स्वयं सोच कर देख लीजिए, आप किसी पर स्केच ऐसे कुछ बना के ड्रॉ कीजिए। देखिए कि अगर एक रेखा बनाइए, आप मान लिया कि हमने बनाया, ये L1 बना दी, L2 पर लंब है, ठीक है, और हमने एक तीसरी रेखा बना दी L3, जो क्या है, ये है L1, ये है L2 और ये है L3, यानी कि L1 L2 पर लंब है और ये L2 जो है वो L3 पर लंब है। तो क्या ये L1 L3 पर लंब है, नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाए कि L1 कामा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह क्या है, अतः यह संक्रामक नहीं है। अतः कैसा संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 3 उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं, और जो चौथा उदाहरण से लेकर के बाकी के जो सवाल हैं इसमें के, वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। जो चीज़ समझ में ना आए वो आप कमेंट में लिखिए, उसके लिए आपको अलग से अगले वीडियो में बताया जाएगा, या जब भी मैं कमेंट देखूँगा तो आपका जवाब दे दूँगा उसी कमेंट में, या अगर हमको लगेगा कि वीडियो बनाना है तो उस पर वीडियो बनाकर भी जवाब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, तब तक के लिए